मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है सूत्रकालीन राजनैतिक दशा। देखिए, धर्मसूत्रों में केवल राजतंत्र का ही उल्लेख पाया जाता है, क्योंकि वे इसी व्यवस्था के पक्षपाती रहे हैं। वे राज्य को एक धार्मिक संस्था के रूप में देखते हैं, जिसमें राजा एवं प्रजा दोनों दैवीय इच्छा अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं। धर्मसूत्रों में राजा की निरंकुशता पर रोक लगाई गई है। उनका कथन है कि अत्याचारी राजा इहलोक तथा परलोक दोनों में दंड पाता है, अतः राजा का कर्तव्य है कि वह जातियों तथा वर्गों की न्यायपूर्वक रक्षा करे। सूत्रकाल में धर्म ही राजा की निरंकुशता का नियामक था। सभा या समिति जैसी कोई संस्था इस समय मौजूद नहीं थी। सम्राट कानूनों का निर्माता नहीं, बल्कि उनका पालक था। वह प्रजा से अपनी सेवाओं के बदले कर लेता था, जो उसकी वृत्ति होती थी। बौधायन के अनुसार कर प्रजा की आय का छठा भाग होना चाहिए। वशिष्ठ के अनुसार राजा अपनी प्रजा से वैधानिक करों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का धन ग्रहण कर सकने का अधिकारी नहीं होता है। कर को राजा की वृत्ति कहा गया है। सम्राट ब्राह्मण पुरोहितों की सलाह पर कार्य करता था। प्रशासन में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। गौतम के अनुसार राजा तथा वेदज्ञ ब्राह्मण ये दोनों संसार की नैतिक व्यवस्था के नियामक हैं। यह भी कहा गया है कि राजा सभी का स्वामी होता है, किंतु ब्राह्मणों का स्वामी नहीं होता है। पुरोहितों के अतिरिक्त प्रसिद्ध ब्राह्मणों की एक परिषद भी होती थी, जो धार्मिक, राजनीतिक एवं न्याय संबंधी मामलों में राजा को सलाह देती थी। राजपद आनुवंशिक होते थे। राजा शुद्ध एवं पवित्र चरित्र वाले प्रथम 3 जाति के व्यक्तियों में से अपने अधिकारियों के संघ की नियुक्ति करता था, अर्थात राजकीय कर्मचारी होने का अधिकार केवल द्विज वर्णों को ही प्राप्त था। ये अधिकारी अपने अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे, जिनका मुख्य काम नगरों तथा ग्रामों की चोरों से रक्षा करना था। गौतम तथा आपस्तंभ ने यह व्यवस्था दी कि यदि किसी व्यक्ति के चोरी गए माल का पता नहीं लगा पाए, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उसकी क्षतिपूर्ति करे। शासन का एक प्रमुख विभाग कर संग्रह के लिए होता था। गौतम धर्मसूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है। कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं, व्यापार वाणिज्य की वस्तुओं, आयात निर्यात की वस्तुओं, पशुओं, फलों, दवाओं आदि सभी पर कर लगते थे। शिल्पियों तथा श्रमिकों को जो कर नहीं दे सकते थे, माह में एक दिन राज्य के लिए विष्टि या बेगार करना पड़ता था। गौतम के अनुसार विष्टि के बदले वे राज्य से भोजन पाने के अधिकारी थे। विद्वान ब्राह्मण, अनाथ स्त्रियां, विद्यार्थी, सन्यासी, वृद्ध आदि राजकीय करों से मुक्त थे। युद्ध में सम्राट स्वयं सेना का नेतृत्व करता था। ग्राम शासन की प्रारंभिक इकाई सूत्रकाल में माना जाता था। ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था, जो युद्ध के समय सैनिक एवं शांति के समय नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करता था। यह स्पष्ट नहीं है कि वह राजा द्वारा नियुक्त पदाधिकारी था अथवा ग्रामीण जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था। उसकी सहायता के लिए अन्य कर्मचारी होते थे। स्थपति नामक एक अन्य पदाधिकारी का उल्लेख भी सूत्र साहित्य में मिलता है। यह कार्यपालिका एवं न्याय संबंधी मामलों का अध्यक्ष होता था। सूत्र काल में ही हमें विकसित न्यायदान प्रणाली का चित्र देखने को मिलता है। वेद, स्मृति, विद्वानों के आचरण ही विधि के स्रोत माने गए हैं। न्याय करते समय विविध जातियों एवं कुलों की प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि का भी पूरा ध्यान उस समय रखा जाता था। सूत्रकाल में राजा ही मुख्य न्यायाधीश होता था। अपराधियों को उचित दंड देना उसका पवित्र कर्तव्य माना जाता था। राजा न्याय के लिए अन्य पदाधिकारियों को भी नियुक्त करता था। गूढ़ मामले परिषद को सौंपे जाते थे। सूत्रकार
कठोर दंडों के समर्थक हैं, किंतु सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था वर्ग भेद पर आधारित थी। एक ही अपराध में शूद्र के लिए कठोर दंड तथा द्विजों के लिए साधारण दंड दिए जाते थे। यदि इस समय की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो सूत्रकाल में अधिकांश लोग गाँव में निवास करते थे और कृषि और पशुपालन द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। सूत्रों में खेती के प्रत्येक स्तर से संबंधित संस्कारों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। बीज बोते समय, काटते समय तथा अन्न को बोरों में रखते समय अनेक विधि नियमों के पालन का विधान किया गया है। चावल तथा जौ इस समय की मुख्य फसलें थीं। पशुओं को अमूल्य संपत्ति माना जाता था। गृह सूत्रों में पशुओं की वृद्धि तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिलती हैं। गायों को पवित्र मानने की धारणा तेजी से विकसित होती हुई इस समय दिखाई पड़ती है। वैश्य लोग व्यापार वाणिज्य करते थे। गृह सूत्रों में पण्य सिद्धि नामक संस्कार का उल्लेख हुआ है, जो व्यापार में लाभ पाने के लिए किया जाता था। संभवतः इस समय सिक्कों का प्रचलन हो गया था। पाणिनि ने पाण, कारशापाणु, पाद तथा वाह नामक सिक्कों का उल्लेख किया है। आधक, आचित, पात्र, द्रोण तथा प्रस्थ भार माप के पैमाने थे। तांबा, लोहा, पत्थर, मिट्टी आदि के बर्तन और उपकरण इस समय बनाए जाते थे। कताई बुनाई सर्वाधिक प्रचलित उद्योग था। वस्त्रों को रंगने का कार्य भी किया जाता था। शारीरिक श्रम अत्यंत श्रद्धेय माना जाता था। सूत्रकाल में 2 पहियों वाला रथ सर्वाधिक लोकप्रिय परिवहन का साधन था। बैलों तथा घोड़ों से भार ढोने का काम लिया जाता था। घोड़े, गधे, ऊंट, हाथी आदि वाहन के रूप में भी प्रयोग लाए जाते थे। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।